हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग भारतीय जलवायु की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे चक्रवात के बारे में। उम्मीद है दोस्तों कि इससे पहले जो हमने भारतीय जलवायु पर चर्चा की कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और उसके पश्चात भारतीय जलवायु से जुड़ी जो मानसून से जुड़ी जो परिसंकल्पनाएं हैं वो दोनों ही कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट अलग और तापीय संकल्पना अलग। फिर उसी के आधार पर हमने पूरे भारत में क्या किया था, कैसे कैसे वर्षण का प्रकार होगा, कहां कहां पर कब वर्षा होगी, मानसून कैसे आएगा, मानसून कैसे लौटता हुआ प्रतीत होगा, इन सब चीजों को हमने समझा था। हमने देखा था कि जो भारतीय मानसून है इसको चक्रवात जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पूर्वी घाट में आए हुए चक्रवात या पश्चिमी घाट में आए हुए चक्रवात। तो ये चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं, चक्रवात किस प्रकार से इनका मृत्यु होता है, चक्रवात का कब कब कहां कहां किस प्रकार के चक्रवात है, इन सब संबंधों में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे चक्रवात को, ये होते क्या हैं। अगर मैं नाम के ऊपर ही ध्यान दूं तो एकदम सिंपल से इसका अर्थ मुझे दिखलाई पड़ता है। चक्र अर्थात चक्राकार आकृति में, और वात अर्थात वायु, अर्थात जब वायु चक्राकार आकृति में क्या होने लगे, घूमने लगे, तो वही तो चक्रवात है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि चक्रवात में हम लोग दो प्रकार की चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। चक्रवात में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसके उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, और दूसरा हम लोग इसके नामकरण से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। देखिए हमारे पास में जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इन दो रूप में आते हैं, ठीक है। चक्रवात की उत्पत्ति संबंधी जो एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहां से या तो प्रश्न आता है या तो फिर उसके नामकरण से प्रश्न आता है। और नामकरण से मेरा तात्पर्य है सीधा सीधा करंट अफेयर्स का। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो लास्ट में भी अम्फान और निसर्ग नाम के जो चक्रवात आए थे, इससे पहले आप सभी कुछ नामों से एकदम ज्यादा परिचित होंगे। हुदहुद से आप परिचित होंगे, आप ओखी जानते हैं, आप फोनी जानते हैं, वायु जानते हैं। ये जब मैं नाम ले रहा हूं और यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप निश्चित तौर पर बढ़िया से न्यूज़ देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, और यही चीज आपका इस चैप्टर में जो है यही चीज आपके काम आने वाला है। वर्तमान में जब भी आपके एग्जाम होने वाले होंगे, ये वीडियो तो आज बन रहा है, अब यहाँ भविष्य में जो भी चक्रवात आने वाले हैं मैं बतलाऊंगा कि भविष्य में कौन कौन से चक्रवात आने वाले हैं, ठीक है। वो नाम भी मैं आपको बतला दूंगा आज कि क्या क्या नाम आपको भविष्य के लिए याद करके रखना है, वो आप बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। लेकिन वो कहाँ आते हैं, कब आते हैं और किस प्रकार की वो क्या करते हैं, पूरा प्रलय मचा करके जाते हैं, वो सारा चीज आपको करंट अफेयर्स का अपना कॉपी जो है बनाते चलिएगा। तो आज जो आप कॉपी बना रहे हैं चक्रवात, जो आप उसमें चैप्टर डाल रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि यहां से आप एक दो पेज जो है अपनी सुविधा अनुसार छोड़ दीजिएगा। किसी को लगता है कि वो 2020 के पीएससी में सेलेक्ट हो सकता है तो एक पेज छोड़ना, किसी को लगता है कि अभी 2-3 साल लगेगा पीएससी पार करने में, 3-4 पेज छोड़ लेना, जैसी आपको आपकी इच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले बतला दूं कि चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात को देखिए, अगर हम लोग चक्रवात जैसे बड़े शब्द पे ना जाए, मैं एक छोटा सा शब्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, बवंडर अगर मैं कहूं दोस्तों, आपने आसपास में, अपने घर के आसपास में आप बवंडर बनते हुए देखे होंगे। बवंडर कैसे बनता है और कब बनता है, अगर आप इस चीज पर विचार करो तो आपको यह महसूस होगा कि भाई बवंडर ना कभी भी बरसात में या शीत ऋतु में नहीं आपको दिखलाई पड़ती, वो दिखलाई पड़ती कब, ग्रीष्म ऋतु में, पहली बात। दूसरी चीज किस प्रकार से बनती है, तो बवंडर आप ऐसा नहीं पाओगे कि वो बस ऐसा, वो तेज गति से जो हवा घूमती है ना, बवंडर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामकरण उसका दिया जाता है। तो वो जो तेज गति से घूमती हुई हवा होती है वो एक जगह पे ऐसे घूमते ही नहीं रहती है, वो धीरे 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 क्या होती है, अपना जगह बदलते रहती है, जगह बदलते रहती है। ये दो चीज जो आप अगर बचपन में किसी मैदान में क्रिकेट खेलते वक्त या घर में घूमते हुए कभी भी अगर देखे हो, है ना, गांव में घूमते वक्त, तो आप चक्रवात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब समझना कि चक्रवात, तो इसके उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने से पूर्व हमारे समक्ष कुछ जो बातें हैं वो हमको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। चक्रवात को समझने के लिए, इसके उत्पत्ति के सिद्धांत को जानने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले मैं उन बेसिक नॉलेज पे चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहली बात जो हमको पता होना चाहिए वो है क्या, कि हवा क्या होती है। बताइए हवा क्या होती है, भाई सब कुछ जानते हैं, हवा, वायु, पवन सब कुछ एक ही है सर, यही तो हवा है। नहीं, समझिए बात को, गैसों के मिश्रण को हवा कहा जाता है। गैसेस जो भी है ना हमारे आसपास में, जितने भी गैसेस है ना, पार्टिकल्स, तो गैसेस को मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिक्सचर क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है, ठीक है। यदि ये हवा क्या करें, यदि ये हवा क्षैतिज गति करते हैं तो क्षैतिज गति करने वाले हवा को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है।
और यदि ये ऊर्ध्वाधर गति करें, यदि ये ऊर्ध्वाधर गति करते हैं तो इन्हें वायु कहा जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि हवा क्या है, गैसेस का मिश्रण है, और यदि ये इस तरीके से गति करने लगते हैं तो पवन कहलाते हैं, यदि ये ऊर्ध्वाधर गति करने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये वायु कहलाते हैं। तो ये गति करते क्यों हैं, इससे संबंधित हमने जो जलवायु जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इससे संबंधित हम लोग चर्चा कर चुके थे। लेकिन उसी बात को चूंकि हमको चक्रवात पढ़ना है तो इसी की ही बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि पवन जो है वो गति क्यों करता है। तो पवन गति करता है हमेशा, हमको पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। भाई इतनी बात को तो अब आपको जान लेनी चाहिए, है ना, ये सब अब आपको पता चल चुका है, आप लोग को याद भी है। तब तो हम लोग मानसून लाए थे ना, यदि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता तो हम मानसून कैसे लाते। तो हमें ये बात पता है। अच्छा, हमें ये बात भी पता है कि टेम्परेचर का प्रेशर के साथ में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। और इसलिए तो हम लोग हमेशा कहे थे कि जब जब तापमान में गिरावट होगी वहां पर हाई प्रेशर का जोन बनेगा, और वहीं दूसरी ओर यदि तापमान अगर बढ़ने लगे तो वहां पर लो प्रेशर क्या बनेगा, बेल्ट बनेगा। ये भी चीज हमको पता है। तो अब हमको समझ में आ चुका है कि तापमान में चेंजेस आने के कारण प्रेशर में क्या चेंज आएगा, और प्रेशर में चेंज आने के कारण क्या होगी, पवनें चलने लगेंगी, पवनें जो हैं चलने लगेंगी। और हमको जो एक बात पता होना चाहिए वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर आपको कोरियोलिस बल बोलते साथ वो जो बात है मेरी याद आ रही होगी, कौन सी बात, कि कोरियोलिस जी कोरियोलिस करके थे, इन्होंने पहली बार इसके बारे में बतलाया था। उन्होंने क्या बतलाया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पवन की जो गति है, उनकी जो दिशा है, पवन की दिशा से संबंधित इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत दिया था। और इसी सिद्धांत पे आधारित हम क्या पढ़ते हैं, फेरल के नियम को पढ़ते हैं। फेरल का नियम हम पढ़ते हैं। फटाफट एक बार दिमाग में दौड़ा लीजिए, फेरल का नियम होता क्या था। तो फेरल के नियम के लिए हम लोग ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हम लोग क्या करते हैं, यदि ये हमारा क्या है 0 डिग्री है ना, ये हमारा क्या है विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त में हमने देखा था, विषुवत वृत्त का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध की पवनें हमेशा अपनी क्या होती हैं, हमेशा अपनी यहां से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हमेशा अपनी क्या होती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये छोटा सा जो है हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमको पता है। जब आप इन बातों को एकत्रित करके विचार करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा चक्रवात क्या होती है। ठीक है, चक्रवात क्या होती है, यहीं से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो चक्रवात के सिद्धांत के लिए सबसे पहला बिंदु आप लोग जो लिखेंगे, एक तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। अब जो है चक्रवात के बारे में एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि चक्रवात की उत्पत्ति के, चक्रवात उत्पत्ति के दो जो है क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं। दो वहां पर क्या होना चाहिए, दो बातों का तय रखना हमको जरूरी है, तब जाके चक्रवात की उत्पत्ति होगी। वो जो दो बात है ना, यहीं से उत्पन्न होगी। पहली बात तो ये, उत्पत्ति के लिए जो पहला कंडीशन है वो ये कि वह क्षेत्र होना चाहिए गर्म। क्या होना चाहिए दोस्तों, वो क्षेत्र गर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बवंडर का एग्जांपल दिया कि वर्षा ऋतु या शीत ऋतु में आप बवंडर नहीं देखोगे, आप कब देखते हो, ग्रीष्म ऋतु में। तो इतना तो सिंपल सा चीज है, उत्पत्ति के लिए पहला कंडीशन गर्म। अच्छा, ये गर्म को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं इसका टेम्परेचर जो है ना 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तब जो है वहां पर चक्रवात का निर्माण होगा। गुड वन। चलिए अगला बिंदु क्या होता है, तो अगला हम ये जान लें कि कोरियोलिस बल जो है, कोरियोलिस बल जो है ये होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए 0 से अधिक, 0 से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो है ना फॉलो होना चाहिए। अब ये दो कंडीशन को फॉलो कौन करता है, कहां पर ये दोनों के दोनों जो है कंडीशंस फॉलो होते हैं वो देखते हैं। यदि आप देखोगे ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में यदि ये हमारा क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ध्यान से देखना, समझना चीजों को कि यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं, देखो वैसे तो 23.5 डिग्री, लेकिन मैंने बोला था 23.5 डिग्री के अलावा हम लोग जब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी तक हम लोग क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नजारा हमको देखने मिलता है। तो मैं यहां पर सीधे 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी का नाम ले लेता हूं। ठीक है, और ऊपर जाते जाएंगे, और ऊपर जाते जाएंगे, यहां भी और नीचे अगर हम लोग जाते गए
तो हम सबको पता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, यही क्या है, हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहीं पर हमेशा क्या होने वाला है, 28 डिग्री से ज्यादा होने वाला है क्या, तापमान। यही क्षेत्र क्या है, 28 डिग्री से ऊपर होने वाला है क्या, तापमान। लेकिन इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, वो ये कि ठीक विषुवत वृत्त में, अर्थात ये जो 0 डिग्री है ना, इससे थोड़ा सा 5 ऊपर 5 डिग्री नीचे ले लो, तो इस बीच में क्या होता है, इस बीच में जो है कोरियोलिस बल का मान होता है 0। कोरियोलिस बल का मान होता है 0। भाई हमको पता है ना कि ये जो विषुवत वृत्त है यही तो सबसे तेज गति से घूर्णन कर रही है। कोरियोलिस बल का कॉन्सेप्ट आया कहां से था, पिछले वीडियोस में जाकर के देखिएगा। यदि आप केवल आज ही अगर देख रहे हैं तो भारतीय जलवायु को आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। जलवायु को पूरा स्टार्टिंग से देखिए, तब आज की क्लास में आपको मजा आएगा। तो हम जानते हैं पृथ्वी इस तरीके से ऐसे घूर्णन नहीं करती है। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है कुछ यूं, ऐसे टिल्ट होकर के घूर्णन करती है ना। तो इस वजह से हम यह पाते हैं कि विषुवत वृत्त में हमेशा क्या होती है, पृथ्वी की जो गति है ना, घूर्णन गति है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ध्रुवों में क्या होती है, कम होती है। इसी के प्रभाव की वजह से ये जो पवनें है ना, ये इस तरीके से दिशा में परिवर्तन आता है, उसी फेरल के नियम में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर हमको क्या देखने मिला, अब यदि मैं यहां से इसको अलग करना चालू करूं, तो ये जो ब्लू जो रीजन मेरा बन रहा है, यहीं पर क्या होगी, यहीं पर चक्रवात का निर्माण होगा। ये इस क्षेत्र में चक्रवात का निर्माण होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो कि क्या है, गर्म भी है, और कोरियोलिस बल का क्या है, मान 0 से अधिक है। यहां पर भी ये जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लेन, इसमें कोई चक्रवात नहीं बनने वाली। तो बीच के क्षेत्र में नहीं बनता है ना, या थोड़ा कम बनता है, जो भी है। जब प्रैक्टिकली इसमें हम लोग जाते हैं, थ्योरेटिकली अगर मैं आपको केवल ये बता दूं कि 5 से 5 डिग्री भी कोरियोलिस बल जो है 0 है, ऐसा भी नहीं होता है ना। थोड़ा वो प्रकृति के नियम के अनुसार थोड़ा बदलते रहता है। अब देखना, ध्यान से समझना इस चीज को कि जब हमको पता है कि इसकी उत्पत्ति के 2 कंडीशन क्या है और ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि चक्रवात का हम लोग क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। कोई भी क्षेत्र गर्म होता है तो क्या होता है ना। बचपन से हम लोग देखते आए हैं, कोई भी ये पढ़ते भी हम लोग आए हैं क्या, कि अगर कोई क्षेत्र गर्म हुआ तो वहां की पवनें, वहां का जो हवा है वो क्या हो जाएगा, वहां का हवा ऊपर उड़ करके चला जाएगा, और ऊपर उठ करके जाने के पश्चात में क्या होगा, वहां पर रिक्तता का स्थान बनेगा, और उस रिक्तता को भरने के लिए ही क्या होगा, उस रिक्तता को भरने के लिए आसपास की पवनें वहां पर क्या होंगी, आएंगी। स्थल के गर्म होने के कारण हवा के ऊपर उठने से रिक्तता का क्षेत्र बना, जिसको भरने के लिए पवनें आई, और इसी प्रक्रिया में ही चक्रवात का निर्माण होता है। यदि हमारे पास में यह कोई स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई स्थलीय क्षेत्र है, कहना चाहिए स्थलीय ना बोल करके मुझे कहना चाहिए जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। चक्रवात का निर्माण मुझे करना है, जैसे स्थलों मैंने अभी बोल दिया था ना, स्थल के लिए मैंने अभी बॉन्डर शब्द का प्रयोग किया था, जो कि कहाँ कब मैंने बताया था, ग्रीष्म ऋतु में। अभी देखो हम चक्रवात पढ़ रहे हैं, तो चक्रवात गर्मी में आता है, ऐसा मत समझ लेना। चक्रवात उस गर्मी में नहीं आता है जो आप महसूस करते हो। चक्रवात कब आएगा, जब समुद्र गर्म होगा। और समुद्र कब गर्म होगा, क्या वह जून में गर्म होगा, नहीं भाई, मई जून में समुद्र गर्म नहीं होते, तब वो ठंडे होने चालू होते हैं। और यही तो कारण है कि उसके पश्चात में क्या होगा, जून के महीने में जब समुद्र ठंडा होता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, और इसलिए यहीं से मानसून स्थल की ओर जाता है। तो वो कौन सा कंडीशन है जब स्थल भाग ठंडा होता है और जल गर्म होने लगता है, वो कंडीशन होता है दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। और यही तो कारण है कि आपका रावण भीग जाता है, दुर्गा पंडाल उजड़ जाता है ना। तो क्यों और कैसे, समझना बात को। तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है, इस कंडीशन में स्थलीय हिस्सा क्या होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा है, और ये जो जलीय हिस्सा है वो थोड़ा गर्म है। गर्म होकर के क्या हुआ, गर्म होकर के यहाँ की जो वायु है, गर्म होकर के सॉरी यहाँ की जो क्या है हवा है, वो गर्म होकर के चली गई क्या, ऊपर चली गई। ये देखो ऊपर चली गई। अब क्या ये ऊपर पूरा चली जाएगी क्या, नहीं, ये ऊपर कहां तक जाएगी, ये ऊपर जाएगी क्षोभ मंडल तक। ये ऊपर दोस्तों कहां तक जाएगी, क्षोभ मंडल तक। अब चूंकि ये गर्म होकर के ऊपर चले गए, तो इस रिक्तता के क्षेत्र को भरने के लिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये पवनें आएंगी, ये अगल बगल से पवनें इस क्षेत्र में आएंगी, बिल्कुल। और ये जो पवनें जो आएंगी, ये पवनें क्या होंगी, आपस में आकर के मिल जाएंगी क्या, नहीं, ये पवनें यहां पर आकर के नहीं मिल पाती। उसके पीछे का कारण क्या है समझना। चूंकि ये पवनें यहां पर आई, तो ये पवन भी यहां पर आकर के क्या होने लगेंगी, ये जो क्षेत्र, ये गर्म क्षेत्र है ना, तो यहां पर आकर के ये भी पवनें क्या होने लगेंगी, गर्म होने लगेंगी। और गर्म होने के कारण ये पवनें भी क्या होंगी, ऊपर की ओर उठने लगेंगी। ये पवनें भी क्या होने लगेंगी,
ऊपर की ओर उठने लगेंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्षेत्र निर्माण होता है कि ये पवनें भी जब ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो आप देखेंगे कि ये जो बीच का रिक्त जो स्थल था, वो रिक्त जो स्थान था, वह स्थान रिक्त है ही, ये स्थान तो रिक्त है ही, और ये रिक्त स्थान के अलावा अगल बगल जो पवनें आ रही हैं वो क्या होते जा रही हैं, ऊपर उठते जा रही हैं। क्या हो रही है, वो ऊपर उठते जा रही है। जब ये पवनें ऊपर उठते जाएंगी तो ऊपर उठने के पश्चात में हमको पता है क्षोभ मंडल में आप जितना ऊपर जाएंगे तापमान क्या होते जाता है दोस्तों, कम होते जाता है। और जहां पर कोई गर्म चीज अगर ऊपर की ओर उठने लगा और वहां जाकर के उसका तापमान यदि कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या प्रक्रिया होगी, वहां पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि ये क्या थे, ये पवनें थी ऐसी कि वो आर्द्रता लिए हुए थी और गर्म होकर के और ज्यादा आर्द्रता लेकर के ऊपर गई, तो वहां पर उनकी संघनन की प्रक्रिया आरंभ हुई और संघनन के कारण यहां पर मेघ का, बादल का निर्माण होना चालू होता है। इस क्षेत्र में दोस्तों बादल निर्माण प्रक्रिया चालू होती है। ये जो यहाँ पर जो बादल बनते हैं ना, वो कपासी मेघ होते हैं, कपासी बादल बनते हैं। और ये जो कपासी मेघ हैं यही क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि तेज तूफान आंधी के साथ में क्या होता है, हमेशा बारिश भी होती है। वो क्यों होती है, वो कारण आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से जाकर के क्या हो रही है, ऊपर जाकर के तापमान में गिरावट के कारण क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, संघनन हो रही है। और संघनन के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, तो दो तरीके का चीज हम लोग को यहां पर देखने मिला। एक तो यहां पर इसको मिल रही क्या, वाष्पीकरण की ऊष्मा, वाष्पीकरण की ऊष्मा, और दूसरा यहां पर हमको मिला क्या, संघनन की ऊष्मा। वायु में ऊपर में संघनन की ऊष्मा। अब देखो, चक्रवात की शक्ति का कारण ही ये दोनों के दोनों है। चक्रवात की शक्ति जो है ना, चक्रवात की शक्ति जो है, चक्रवात कितना बड़ा होगा, वो कितना ज्यादा प्रलय मचाने वाला है, किस तरीके से उसका क्या होने वाला है, निर्माण होगा और अंत होगा, वो इन दोनों ही शक्ति पर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण की ऊष्मा जितना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा आर्द्रता खींचा जाएगा, वही वाष्पीकरण की ऊष्मा है। वाष्पीकरण की ऊष्मा में जो ऊष्मा है वो क्या होती है, वो पवनों में, पवन में जो आर्द्रता है उसमें समाती जाती है, समाती जाती है। और जब वो ऊपर जाती हैं तो वहां पर क्या होती है, संघनन की ऊष्मा। संघनन की ऊष्मा इसके ठीक विपरीत है। यहां पर जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अब बादल से निकल करके, उस पवनों से निकल करके वायुमंडल में फैलने लगती है। तो वो संघनन की ऊष्मा है, जहां पर वो वायुमंडल में फैल रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि पवनें आई और ऊपर जाके बादल बनाई। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतना आसान है, नहीं। ये क्या हो रहा है, कब, अब फिर से एक बार इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये दोस्तों कि एक क्षेत्र था जहां पर क्या हमको देखने मिला, टेम्परेचर यहां पर हाई हुआ, हाई टेम्परेचर हमको देखने मिला, तापमान में वृद्धि हमको देखने मिली। हाई टेम्परेचर के कारण यहां पर बन गया क्या, लो प्रेशर बन गया। आप लोग ऐसे शॉर्टकट में मत लिखना, थोड़ा अच्छे से इत्मीनान से लिखना। तो यहां पर उच्च ताप मिला, सौर्य की ऊर्जा ज्यादा मिली, हाई टेम्परेचर बना और लो प्रेशर बना। इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से आसपास की पवनें इसकी ओर आनी आरंभ होंगी, आसपास की पवनें इसकी ओर आनी आरंभ होंगी। ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन मैं पृथ्वी में यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, मैं बात करूं अगर उत्तरी गोलार्ध की, अब ध्यान से समझना बात को। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, फेरल का नियम लगने वाला है। फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो हैं क्या होती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। मैंने क्या बोला था, दिशा हमेशा हम अपने लेफ्ट हैंड से देखेंगे, और यदि ये नीचे की ओर रहती इसका क्या होगा, दायां इस ओर हुआ। तो अब जो ये पवन है जो हमको सीधे ऐसे आ रही हमको दिखा था, नहीं, ये पवनें क्या होती हैं, इस ओर मुड़ जाती हैं। और ये जो पवनें हैं वो क्या होती हैं, इस ओर मुड़ जाती हैं। ये लो, तो मैं थोड़ा ध्यान से अगर इसको सोचूं तो मैं एक इस तरीके का डायग्राम यहां बना सकता हूं। यदि ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का एक कोई रीजन अगर केंद्र में बना, तो केंद्र में यदि इस तरीके का रीजन बन रही है, तो मैं कह सकता हूं कि कोई पवन यदि ऊपर से वो आई तो उसकी दिशा कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से इसकी दिशा होगी, और जो पवन नीचे से आएगी उसकी दिशा कुछ यूं होती चली जाएगी, कुछ यूं होती चली जाएगी। और इसका मतलब कि ये जो पवनों की जो दिशा है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है। अर्थात यदि मैं इसको एक सर्कल
अगर ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ इस भांति दिखलाई पड़ेगी, और यदि आप इसको सोचोगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। भाई घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कुछ इस तरीके से घूमती है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, ये ठीक उल्टा घुमा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा चक्रवात है इसकी जो डायरेक्शन वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैंने बोला था कि हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते जानते अप्रोच करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो यहां पर तो ये तो नॉर्मल चीजें जो है हमने समझ गया, हम लोग समझ चुके थे, ये बात भी हम लोग समझ चुके थे, वाष्पीकरण की उष्मा और संघनन की उष्मा। तो अब हमको समझ में आ गया कि यहां पर ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। ये जो चक्रवात है ये किस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब दक्षिणी गोलार्ध का भी हम लोग अध्ययन करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी इसके बारे में और कुछ बातों को जान ले। तो अभी तक हमको क्या ज्ञात हुआ, अभी तक हमको ज्ञात हुआ कि पवनें जो हैं क्या हो रही हैं, वो इस लो प्रेशर एरिया में आने की कोशिश कर रही हैं इस हाई प्रेशर एरिया से। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो पवनें हैं इनको कौन सा फोर्स, यहां पर इनके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स नंबर 1 काम कर रहा है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये एक फोर्स काम कर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ना, समझ सकते हो आप लोग क्या, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रहा है ना। तो यहां पर हमको समझ में आया कि दाब की जो प्रवणता का जो फोर्स है, जो बल है, तो दाब प्रवणता बल जो है इसके ऊपर लगा, इसकी वजह से यहां आया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहां पर फेरल के नियम के लग जाने से अब ये क्या हो रही है, फेरल के नियम के लग जाने से ये क्या है, सर्कुलर पथ में घूम रही है, और वो भी कैसा, वो भी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमको देखने मिलेगा दूसरा जो है, यहां पर लगता है इसके ऊपर क्या, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यदि आपको पूछा जाए कि कौन कौन से फोर्स या कौन कौन से बल जो है इस पर काम करते हैं, तो वो क्या होगा, एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसकी वजह से पवन आ रही है, और दूसरा यहां पर जो पवन जो रोटेट हो रही है ना, आप देखोगे इसका हम लोग जो विज्ञान के जो हमारे साथ में जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो जान रहे हो, आपको 11th क्लास में जो पढ़ाया जाता है कि क्यों जो मोड़ है वहां पर सड़क कैसे बनाया जाता है, थोड़ा झुका हुआ, अंदर की तरफ झुका हुआ बनाया जाता है, या कम झुका हुआ बनाया जाता है, वो कार के लिए काम आता है। लेकिन जो साइकिल जो अगर राइडिंग कर रहा है ना, बाइक राइडिंग अगर कोई कर रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं, अपने बाइक को ऐसा मोड़ लेते हैं, है ना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, फिजिक्स कक्षा में हम उस पर चर्चा करते हैं, है ना। और ज्यादा आपको समझ नहीं ही आ रहा है तो आप एक काम करो, मस्त ढीला ढाला कपड़ा पहनो और उसके बाद फिर मस्त चक्कर काटना चालू करो बच्चे की तरह। बचपन में हम लोग घूमते थे, और उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपका जो कपड़ा है ना वो बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ वो फेंका रहा है, ऐसा हमको महसूस होता है। वो किसकी वजह से, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक तो वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है किसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, दूसरी तरफ आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो पवनें हैं वो बाहर की तरफ बहुत तेज गति से ऐसे घूम रही हैं। अर्थात कुल मिलाकर के अब हमको समझ में आया कि इसका नाम चक्रवात क्यों है इसका नाम चक्रवात। वात मतलब कि पवन, तो अगर पवन धीरे से आकर के ऐसे ऊपर उठ करके संघनन की उसमें मिल भी जाती तो पवन ही है, उसमें चक्र क्यों, तो चक्र के लिए यह बात आती है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और फेरल के नियम के कारण वो जो पवनें हैं वो बाहर की ओर इस तरीके से घूमने लग जाती हैं, और ये घूर्णन के कारण ही वो चक्राकार आकृति लेती हैं, और इसीलिए उसको कहा जाता है क्या, इसलिए उसको चक्रवात कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ क्या, चक्रवात का कॉन्सेप्ट कैसे वो बना और किस प्रकार से क्या हो रही है यहां पर ये जो चक्रवात है, ये जो चक्रवाती जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ। अब इस बात को थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो यहां पर हमने चक्रवात में वाष्पीकरण की उष्मा, संघनन की उष्मा देखा। हमने ये पाया कि ये जो पवनें हैं वो आकर के दोनों ओर से मिलती नहीं है, ये जो क्षेत्र है ये रिक्तता का क्षेत्र बनता है। ये जो ब्लैक मैं यहां पर लाइन ड्रॉ किया हूं वो यही क्षेत्र है ना। तो हमने ये पाया कि ये पवनें आकर के मिल नहीं रही हैं, ये क्या बन रहा है, यहां पर रिक्त स्थान बन रहा है, यहां पर कुछ नहीं है। तो जो यह रिक्त स्थान है दोस्तों, चक्रवात के मध्य में ये जो रिक्त स्थान है ये कहलाती है चक्रवात का नेत्र,
यही है चक्रवात की नेत्र। ये क्या है दोस्तों, ये है चक्रवात के नेत्र। और ये जो चक्रवात का जो नेत्र है ना, ये नेत्र हमेशा क्या होता है, सबसे शांत क्षेत्र होता है। तो अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जब चक्रवात के बारे में आप लिखिए, चक्रवात का उत्पत्ति कैसे होता है, कहां पर हो सकता है, चक्रवात की उत्पत्ति की क्या कंडीशन है, और चक्रवात बनता कैसे है, ये हम लोग समझे। तो इसमें एक चीज और अब समझ लीजिएगा, क्या आपको डालना है बिंदु, चक्रवात की नेत्र, पूरा लिखिएगा चक्रवात की नेत्र। तो चक्रवात की नेत्र क्या होती है, सबसे शांत क्षेत्र होती है। क्या होती है, ये सबसे ज्यादा शांत क्षेत्र है। क्यों, सीधी सीधी बात है, ये पवनें अंदर आ ही नहीं पा रही हैं, ये पवनें यहां पर गर्म होकर के ऊपर उड़ गई हैं, तो सबसे शांत क्षेत्र हो गया, है ना। मैंने आपको जो जलवायु पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि यहां पर क्या होने वाला है, कंडीशन होने वाला है अजब प्रेम की गजब कहानी टाइप का। यहां पर होने वाला क्या, अजब पवन की गजब कहानी। यही तो है अजब पवन की गजब कहानी, मिलके भी हम मिल ना सके वाला कंडीशन हो गया ना इसका। तो चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं, शांत क्षेत्र तो है। ये जो नेत्र है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा कोई क्षेत्र होता होगा। ये जो क्षेत्र है, कई कई बार इसकी जो आकृति है ना, वो 25 से 30 किलोमीटर तक का इसका नेत्र बनता है। 25 से 30 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र हो सकता है। तो सोचो चक्रवात कितना होगा, चक्रवात लगभग 150 से 200 किलोमीटर का डायमीटर ले हुए घूम सकता है ना। और ये जो नेत्र है, इसकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अगला बिंदु लिखेंगे आप लोग, इसकी स्थिति परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील है, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र आप देखोगे वो जो शांत क्षेत्र है तो वो शांत क्षेत्र वहीं पर स्थिर रहेगा, नहीं। चक्रवात जो है हमेशा यहां से वहां क्या होती है, मूव कर रही होती है। और चक्रवात मूव कब करेगी, वास्तव में जैसे जैसे उसका आंख का क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो आंख के मूवमेंट के साथ ही क्या होता है, चक्रवात का जो है, चक्रवात की नेत्र की स्थिति जो है परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे, चक्रवात की जो नेत्र है उसकी स्थिति क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। जब हम लोग चक्रवात को समझ चुके हैं, चक्रवात के नेत्र को समझ चुके हैं, चक्रवात बनता कैसे ये समझ चुके हैं, तो चक्रवात की मृत्यु भी होती होगी, कुछ तो कंडीशन होगा। क्योंकि चक्रवात के बनने का यदि कंडीशन है, तो बनने का कंडीशन है, तो उसके क्या होने का, मृत्यु होने का या नष्ट होने का, खत्म होने का भी कंडीशन होगा। तो चक्रवात की मृत्यु कब होती है, बिल्कुल लिख लीजिएगा दोस्तों, चक्रवात के मृत्यु का कंडीशन। देखो अभी तो दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात बना भी नहीं है ना, बनाएंगे वो भी बनाएंगे, एक वो जो चीजें हैं वो भी मैं बतलाऊंगा। तो चक्रवात की मृत्यु के लिए हमको एक कंडीशन लानी पड़ेगी, वो ये, चक्रवात की शक्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत है, चक्रवात की जो शक्ति है वो कहां निहित है, वो निहित है संघनन की उष्मा में। चक्रवात की शक्ति कहां निहित है, संघनन की उष्मा में। यदि संघनन की उष्मा न मिले तो चक्रवात समाप्त हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि संघनन ही ना हो, तो संघनन की उष्मा ही नहीं मिलेगी तो चक्रवात नष्ट हो जाएगी। तो संघनन की जो उष्मा है ये कब मिलनी बंद हो जाएगी, जब यह जो चक्रवात है वो पहुंच जाए कहां पर, ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाए। और सागर से ठंडा क्षेत्र इस वक्त कौन है, इस वक्त है स्थल भाग। इसीलिए जब भी चक्रवात क्या है, एक जगह में स्थिर तो होती नहीं है भाई। चक्रवात का तात्पर्य क्या है, चक्रवात का तात्पर्य है क्या, चक्राकार आकृति में, वक्र आकृति में क्या, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली वात, पवन, वही क्या है, चक्रवात है। तो ये एक जगह तो रहेगी नहीं। तो जब ये धीरे धीरे मूव करते हुए कहां पहुंच जाए, कंपेरेटिवली ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाए, कंपेरेटिवली वो क्या है, यहाँ पर जो जली जो क्षेत्र है वहां से उठ करके स्थलीय क्षेत्र में पहुंच जाए, तो वहां पहुंच करके इसको संघनन की उष्मा मिलनी बंद हो जाती है। और संघनन की उष्मा जब मिलनी बंद होती है तब क्या होते हैं, इसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, ठंडी क्षेत्र में इसका प्रवास, ठंडी क्षेत्र में इसका क्या हो जाना चाहिए, प्रवाह हो जाना चाहिए। जब ये ठंडी क्षेत्र में चली जाएगी तो वहां पर इसको लिख लीजिएगा, संघनन की उष्मा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से चक्रवात की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये दोस्तों क्या, चक्रवात का बनना और उसका क्या होना, नष्ट होना। क्यों बनी, कैसे बनी, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक जो बात है वो हमको समझना है, जहां से हमारे लिए प्रश्न आता है ना। अच्छा, ये दाब को मापते किससे हैं, ये एक प्रश्न बनता है ना। वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि ये पढ़ रहे हैं हम लोग तो बिल्कुल यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये हमारा जो प्रेशर है ना, जो दाब है, उसको मापा किससे जाता है, बैरोमीटर बोलते हैं क्या उसको, है ना, बैरोमीटर बोलते हैं क्या उसको।
तो जो बैरोमीटर है उसमें किस किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, तो क्या क्या होता है, ऐसा एक प्रश्न आता है फिजिक्स का, विज्ञान का प्रश्न समझिए या जैसा भी। तो भारतीय भूगोल में अभी हम चक्रवात पढ़ रहे हैं तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। आपके पास एक प्रश्न आता है, बिल्कुल ये नोट डाउन करके रखिएगा कि यदि बैरोमीटर में अचानक से उसके पारा में अचानक से गिरावट होता है तो क्या होता है? तब दोस्तों तूफान आता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि तूफान आने का कंडीशन क्या है, तो बैरोमीटर में पारा का गिर जाना। यदि क्या हुआ, यदि वो धीरे धीरे यदि पारा उठ रहा है, यदि पारा धीरे धीरे उठ रहा है, इसका मतलब मौसम साफ हो रहा है। यदि, अब ध्यान से समझना, यदि एकाएक यदि पारा गिर जाए और उसके बाद में धीरे धीरे उठने लगे तो इसका मतलब है कि अब वर्षा होने वाली है। ये 3 कंडीशन पे प्रश्न पूछा जाता है, तो तीनों कंडीशन बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। पहला कंडीशन मैंने क्या बोला, यदि पारा एकाएक गिर जाए तूफान, यदि धीरे धीरे उठने लगे मौसम साफ, यदि गिर करके अचानक गिर के धीरे धीरे उठने लगे तो वर्षण की प्रक्रिया होने वाली है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने चक्रवात को समझा। अब चक्रवात के एक और रूप को समझो। चक्रवात का एक और रूप, चक्रवात का दूसरा रूप मतलब कि अभी तो हमने उत्तरी गोलार्ध में देखा, अगर मैं इसी चीज को आपको पूछूं कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, चलो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट सारा यही है, कॉन्सेप्ट सारा यही है ना, जितने भी हमने बातें बोली थी इस कॉन्सेप्ट सारा यही है। बस एक चीज है जो बदल जाता है, वो है क्या, फेरल का नियम। चूंकि फेरल का नियम कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में मैं यहां पर बना लूं, दक्षिणी गोलार्ध में यदि है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का बेल्ट बना, तो चूंकि फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध के लिए, जहां फेरल ने कहा था कि पवने अपनी दाईं ओर घूम जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम कहता है कि पवने अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। और पवने जब बाईं ओर मुड़ेंगी तो दोस्तों इनकी दिशा कुछ यूं होगी, इनकी दिशा कुछ यूं होगी, और इस तरीके से हम पाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है उसका दिशा होता है क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नाम में मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना। ये चक्रवात जो है, चक्रवात का जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी नाम में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, गलत बोलने से ज्यादा बेहतर है कि आप इंग्लिश में समझ लो और खुद उसका हिंदी ढूंढ लो। ठीक है, चलो तो देखो, तो दक्षिणी गोलार्ध ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा घूमेगा, और जब उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्लियर है बात? केवल ये जो प्रश्न है, ये जो पूछा जाता है, ये आप लोग सही उत्तर लगा देना, बस आज की क्लास सफल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी हमने चक्रवात संबंधी चीजों को जाना, अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है। ठीक है, चलो प्रति चक्रवात के बारे में समझ लेते हैं। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज को समझना, इस चीज को जान लेना आप लोग एंटी साइक्लोन के बारे में। एंटी साइक्लोन को जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की और बहुत बड़ी बातें उसको समझने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अपने अभी बढ़िया घर में बैठ करके मेरा लेक्चर अगर आप सुन रहे हो, आप चुपचाप एक काम करो, जाकर के पंखा चालू कर लो, चालू है तो कोई बात नहीं। अभी देखो, अगर आपने फैन ऑन किया तो आप ये पाएंगे कि पंखा, वो पंखुड़ी के घूमने मात्र से आपको हवा नहीं मिल रही है। जब पंखुड़ी घूम रही है ना, तो पंखुड़ियों के घूमने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर चक्रवाती दशा उत्पन्न हो रही है। चूंकि वहां पर वो घूम रहा है तो वहां पर बन गया लो प्रेशर, और आसपास की पवनें उसके आसपास आई, बना, वहां पर लो प्रेशर था, आसपास की पवनें आई और उसने उन पवनों को एकत्रित करके नीचे फेंक दिया आपके सिर के ऊपर। सीधे आपके सिर के ऊपर में वो क्या हो गई, यहां पर आकर के वो पवनें टकराने लगी। आपके सिर के ऊपर जैसे ही वो पवनें टकराई तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर बन गया हाई प्रेशर। अब यहां पर हाई प्रेशर नहीं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहां तो हमेशा हाई प्रेशर है, फिर भी मैं अभी पवनों की बात कर रहा हूं। तो आप यहां पर यदि हाई प्रेशर बन गया तो ये क्या होगा, यहां पर यदि आपके बॉडी में हाई प्रेशर बना है तो ये अपने आसपास में लो प्रेशर के एरिया में जाना चालू करेगा, लो प्रेशर के एरिया में जाना चालू करेगा। बस यही तो है दोस्तों, क्या यही है एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। पंखे में, आपके रूम में ये दोनों प्रक्रिया हो रही है। पंखे में हो रहा है क्या, चक्रवात, आपके बॉडी में हो रहा है क्या, प्रति चक्रवात। समझना बात को, प्रति चक्रवात क्या होता है, तो ऐसी दशा जहां पर क्या होगा, तापमान, टेम्परेचर यदि गिरने लगे, टेम्परेचर गिरने लगे जिसकी वजह से हाई प्रेशर बेल्ट अगर बनता है, तो हाई प्रेशर बेल्ट बनने के कारण जो पवन है, ये पवनें क्या होंगी, बाहर की ओर निकलनी आरंभ हो जाएंगी, बाहर की ओर निकलनी आरंभ हो जाएंगी, और ऐसे कंडीशन में प्रति चक्रवाती दशा की उत्पत्ति होती है।
प्रति चक्रवाती दशा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो ये ना हमारे उष्णकटिबंधीय बेल्ट में नहीं होगा, कहां पर होगा तो समझना कहां पर होगा, है ना, पृथ्वी में कहां पर होगा उसको समझ लेते हैं, ये आपके काम का चीज है। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त हो गया। अब देखो यहां से यहां तक हमने देखा था क्या 30 डिग्री, और ये हो गया हमारा क्या 60 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो तो हमने क्या देखा था कि यहां पर ये हम लोग पाते हैं कि पवने इस ओर आई, यहां पर ये क्या था लो प्रेशर बेल्ट था, ये जो बेल्ट है दोस्तों ये लो प्रेशर बेल्ट था, ये हाई प्रेशर बेल्ट था, ये लो प्रेशर बेल्ट था, ये फिर से हाई प्रेशर बेल्ट और ये लो प्रेशर बेल्ट। देखो मैंने क्या लिखा है, बीच में हाई प्रेशर होना चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रति चक्रवाती दशा कहां पर बनती होगी। प्रति चक्रवाती दशा कहां पर बनती होगी, वो बनती है दोस्तों इसी ये जो 30 से 35 डिग्री का जो एरिया है ना, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, यहां पर बनती है क्या प्रति चक्रवाती दशा। होता क्या है कि भाई ये तो हमने देख लिया था कि यहां से पवने इस ओर आई, यहां से पवने इस ओर आई थी, हमने ये पाया था कि पवने इस ओर आई थी। यहां पर भी हाई प्रेशर से क्या होने वाला है, ये लो प्रेशर की ओर जाने वाला है, तो पवने इस ओर आएंगी। ठीक है, हम ये पा गए। अब देखो अगर पवने 60 डिग्री में पहुंचेंगी तो उसके बाद वो ऊपर उठेगी, यहां पर ये जो 0 डिग्री में तो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के पश्चात ये जो पवनें जो ऊपर उठी वो फिर से 30 डिग्री की ओर ही चली जाती हैं, सॉरी ये जो है वो फिर से 30 डिग्री की ओर ही चली जाती हैं। उसी प्रकार ये 60 डिग्री से 30 डिग्री की ओर ही आ जाती हैं, ये 60 डिग्री से 30 डिग्री की ओर ही आ जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं क्या ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण की। जब मैं स्थानीय पवनों की ओर देखूं तो स्थानीय पवनें नीचे 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर गई, लेकिन ये पवनें यहां पर आके टकराएंगी। देखो ये पवनें आकर के यहां पर मिली और ऊपर चली गई, तो ऊपर वो क्षोभ मंडल में ऊपर चली जाती हैं और फिर वो ऊपरी सतह पर क्या होती है प्रवाहित होती हैं। तो ऊपरी सतह पर जब प्रवाहित होती हैं तो फिर से कहां जाती हैं, वो 30 डिग्री वाले बेल्ट में जाती हैं। और यहां जाकर के जब ये पवनें जाती हैं तो यहां पर इनको पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये बन चुका है क्या, ये बन चुका है हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर एरिया है। तो यहां पर आकर के ये प्रति चक्रवाती दशा का निर्माण करती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूछेगा जो प्रश्न है, वास्तव में जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उस तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो यहां पर हम लोग 4 कॉलम बना देते हैं, उससे हमको ये चीज जो है ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी को अब हम लोग ये मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये हमारा विषुवत वृत्त। तो इस विषुवत वृत्त के दोनों ओर हम लोग एक बार चक्रवात का अध्ययन करें और एक बार हम लोग प्रति चक्रवात का अध्ययन कर रहे हैं, प्रति चक्रवात का अध्ययन कर रहे हैं। जब हमने चक्रवात का अध्ययन किया था तो चक्रवात का अध्ययन जब हमने किया था तो हमने पाया था ये जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है, यहां पर हमने देखा था चक्रवात कैसे होती हैं। यहां पर जो चक्रवात है वो होती हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात क्या होती है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। और जबकि हम लोग जब दक्षिणी गोलार्ध में देखे थे तो यहां पर चक्रवात की दिशा हमने क्या देखी थी क्लॉकवाइज। ऐसे कुछ हमने पाया था, ठीक, बहुत बढ़िया। जब मैं प्रति चक्रवात की बात करूं, अब पवनें क्या हो रही हैं, अब जो पवनें हैं वो अंदर से बाहर की ओर जा रही हैं, यहां से इस ओर जा रही हैं। प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा ठीक उल्टी होती है, जैसे यहां पर दोनों ओर से पवन आ रही है ना, नहीं प्रति चक्रवात में पवनें बाहर की ओर जाएंगी। तो इस कंडीशन में अब देखो तो यदि ये ऐसा है तो इसका दायां क्या होगा इस ओर होगा, इसका दायां क्या होगा इस ओर होगा, इसका दायां इस ओर होगा। अब देखो यदि इस तरीके का कंडीशन हम लोग देखें तो फेरल के नियम के अनुसार बाहर जाती हुई पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में यदि मैं इसको दायां मोड़ूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ है कि ये कुछ इस तरीके की दिशा का निर्माण करेगा और प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्या कौन सी दिशा में जाती है तो क्लॉकवाइज, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में बायां मुड़ने बोलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में बायां मतलब कुछ ऐसा यूं, तो दक्षिणी गोलार्ध में बायां मुड़ने के कारण ये जो प्रति चक्रवात है वो कैसी किस डायरेक्शन में आती है, तो ये जाती है क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों समझ में आ गया ये चीज, हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि दिशा क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं, ये 4 चीज को एकदम याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कहां का, ये मैं बात कर रहा हूं समझ लो थार मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का, इस क्षेत्र में। ठीक ठीक है, अब आप एरिया इमेजिन करो, एरिया इमेजिन करोगे आपको समझ में आ जाएगा।
यदि बात करूं मैं क्लॉकवाइज चक्रवात कहां आएगा, वो आएगा भैया ऑस्ट्रेलिया में। क्लॉकवाइज चक्रवात कहां आएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र को इमेजिन करो। प्रति चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात कहां आएगा, तो ग्रीनलैंड का एरिया है दोस्तों, ग्रीनलैंड के एरिया में आएगा। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज में जो प्रति चक्रवात आ रहा है वो कहां आएगा, तो इसको मैं कह सकता हूं कहां, अंटार्कटिका में आएगा। अब यदि आप ये चारों स्थलाकृतियों को अगर आप इमेजिन करो तो आप समझ जाओगे कि डायरेक्शन क्या होता है, किस तरीके से क्या है ये जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात बनते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए दोस्तों तो इतने ही सारे प्रश्न हैं जो कॉन्सेप्ट पे उठा करके आपको पूछा जाएगा, लेकिन चक्रवात जो चैप्टर है यहां से कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ जो करंट अफेयर्स से जुड़ी चीजें हैं वो पूछी जाती है, जैसे निसर्ग क्या है, अम्फान क्या है, इनके बारे में जानना चालू करते हैं। तो चक्रवातों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद में अब जो अगला प्रश्न आता है वो आता है क्या, कि कब किस प्रकार के चक्रवात आए थे, जो मैं स्टार्टिंग बोला था क्या, अम्फान और निसर्ग जो अभी लेटेस्ट में आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे चक्रवातों को भी अध्ययन करना जरूरी है, कहां पर ये चक्रवात उत्पन्न हुए, किस क्षेत्र को इसने प्रभावित किया, और वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी कि क्यों इसकी उत्पत्ति हुई थी, कितना इसका स्पीड था, ऐसे बातों को आप लिख सकते हैं। लेकिन ये अम्फान और निसर्ग जो मैं नाम ले रहा हूं ये क्यों ऐसा नाम है, इसके नामकरण पीछे का कारण क्या है, या क्या पूरे विश्व में सबका नामकरण इसी प्रकार से होता रहता है, अलग अलग देशों में कौन कौन से चक्रवात आते हैं, इन सब चीजों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो है ये पीएससी में तो नहीं लेकिन व्यापम में पूछा गया था कि हरिकेन की उत्पत्ति कहां होती है। अब ये हरिकेन क्या है, तो हरिकेन भी दोस्तों एक प्रकार का साइक्लोन ही है, चक्रवात ही है। लेकिन अब इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग कि कहां पर चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आगे की चीजों को समझना। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमको इस क्षेत्र के अनुसार इसको समझ लेना ज्यादा उचित रहेगा। पहला चीज पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे, हिंद महासागर के क्षेत्र में या अरब सागर के क्षेत्र में, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है, इस क्षेत्र में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है इसे ही साइक्लोन कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या, साइक्लोन कहा जाता है। जो प्रश्न आया हुआ था वो था हरिकेन और बिलीबिली, तो ध्यान रखना जो बिलीबिली है वो है कहां, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र के तूफानों को ही या साइक्लोन को ही बिलीबिली कहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। यहां चीन जापान के क्षेत्र में या प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में आप समझिए, इस क्षेत्र में कहा जाता है क्या, इसको टाइफून, इसे कहा जाता है टाइफून। ये जो क्षेत्र है कहां, चीन और जापान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उसका जो क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हमारा क्षेत्र है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ना, कैरिबियन सागर का जो क्षेत्र है, तो यहां पर इसे कहा जाता है टॉर्नेडो। इस क्षेत्र में कहा जाता है इसको क्या, टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो इस क्षेत्र में कहा जाता है। और ये तो हो गया क्या हमारा, ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के ये क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैरिबियन सागर का क्षेत्र कहना चाहिए। और यदि मैं मैक्सिको की खाड़ी की ओर जाता हूं तो मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र में ही इसका नाम रखा जाता है हरिकेन। याद रखना दोस्तों, सबसे जो खतरनाक जो चक्रवात होते हैं ना वो टॉर्नेडो होते हैं। सबसे खतरनाक चक्रवात होते हैं क्या, टॉर्नेडो। और ये होता है क्या, हरिकेन। ये हरिकेन का है, मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र में क्या है, हरिकेन। एक और नाम आता है टॉर्नेडो एली। तो टॉर्नेडो एली कुछ और नहीं है, टॉर्नेडो एली यहां कहीं पर है। टॉर्नेडो एली जो है ना, ये वास्तव में टॉर्नेडो ही है जो मिसिसिपी का जो क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है, तो उसको टॉर्नेडो एली के नाम से जानते हैं। बस इतना आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सर इसमें तो कहीं पे भी आपने निसर्ग या अम्फान नहीं कहा,
निसर्ग अम्फान साइक्लोन के ही प्रकार हैं। ठीक, अब समझना बात को। वास्तव में ये जो चक्रवात हैं, जिसको हम लोग विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जो हम लोग अभी जान रहे हैं, तो इन चक्रवातों का जो है अध्ययन करने के लिए अलग अलग जगह में मौसम विभाग बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विभाग ने पहल की थी। भारतीय मौसम विभाग जो आसपास के अन्य देशों, जैसे यहाँ पर जो है मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के क्षेत्र में, इधर थाईलैंड के क्षेत्र में, कतर, ओमान, सऊदी अरब, इन सब देशों में मौसम संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है कौन? हमारा भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया, 2004 में ये निर्धारित किया कि क्या करना चाहिए, अलग अलग जो चक्रवात आते हैं ना, उनका नामकरण करना चाहिए। अब नामकरण करने के लिए इन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, ऐसे ऐसे नामकरण हम करेंगे। वास्तव में हुआ क्या था, ये जो नामकरण करने की प्रक्रिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से चालू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का जो बिली है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के टाइम पे इस क्षेत्र में क्या हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चक्रवात आता था, मतलब कोई भी बिली जब आता था ना, तो उसको जो है ना, वहां के जितने भी घटिया जो नेता हुआ करते थे, क्रूर जो नेता हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम पर वो लोग ना इस बिली का नामकरण कर दिए। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा और बाद में, मतलब 1954 के आसपास में, 1954 के आसपास में, ये अमेरिका के क्षेत्र में इसको अपनाया गया। अमेरिका क्षेत्र में क्या किया गया, वहां पर स्त्रियों के नाम पर, सुंदर कन्याओं के नाम पर जो है हरिकेन का नाम रखना चालू किया गया। बाद में इस परिपाटी को बदल करके एक सुंदर कन्या के नाम पर और एक कोई पुरुष के नाम पर जो है नामकरण करते रह गए वो लोग। लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने इस तरीके की कोई हड़बड़ी नहीं की। 2004 में पहली बार इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए और भारतीय मौसम विभाग ने एक विशेष क्या किया, निर्धारण किया, कुछ बिंदु रखे। उस बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर जो भी चक्रवात आएंगे उनका नामकरण किया जाता है। चक्रवात का नामकरण करने के पीछे जो कारण क्या है, वो ये कि हम चक्रवात को भली भांति पहचान सकें, उनकी समझ विकसित कर सकें, हम जान सकें कि कोई आ रहा है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि क्लास में अगर आपको कहा जाता है कि खड़े हो जाओ भाई, तुम बताओ, वो जो तुम शब्द है वो समझ नहीं आता है किसके बारे में बात चल रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं राम तुम बताओ, राहुल तुम बताओ, जो भी है, नामकरण होना चाहिए समझ विकसित करने के लिए। साथ ही साथ में भारतीय मौसम विभाग जो अन्य देशों को भी क्या है, मौसम संबंधी दिशा निर्देश देती है। तो इस वजह से आवश्यक था कि क्या करें, हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नाम दे, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकें, उस चीज से फिर चेतावनी दे सकें दूसरों को। तो 2004 में इन्होंने बतलाया कि हमको नामकरण करना है। और इस समय इसके साथ में जो देश थे जिन्होंने नामकरण किया था, उनमें शामिल था कौन? एक तो है बांग्लादेश, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। दूसरा इंडिया, खुद भारत ही, ठीक है। तीसरा इसमें नाम आता है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पहले मालदीव, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और फिर थाईलैंड। ये 8 जो देश थे, ये जो 8 देश हैं, थे नहीं हैं, तो ये जो 8 देश हैं, इन 8 देशों ने क्या की थी, प्रत्येक ने 8 नामों की सूची बनाई थी। 8 नामों की सूची बनाई थी। इस तरीके से 8 8 64 64 नेम्स थे हमारे पास में 2004 के बाद। और नामकरण करते वक्त इस बात का यहाँ पर बिल्कुल ये चीज बता दिया गया था कि यह किसी भी राजनीतिक नेता से या राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। किसी भी ये जाति, लिंग और सांस्कृतिक चीजों को क्या है, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही उनके नाम पर होना चाहिए। इस तरीके की बातों को इसमें, और कोई भी एकदम भयानक क्रूर टाइप का नाम नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नाम होना चाहिए। जैसे आप सुनोगे हुदहुद, तितली, वायु, फोनी, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नाम आप सुनोगे। पाकिस्तान अधिकतर आप देखोगे कि वो क्या करते हैं ना, वो कन्याओं के नाम पर ही वो नामकरण करते हैं, है ना। तो अब इस तरीके से क्या है, उनका नाम थोड़ा सा क्रूर नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हो चक्रवात आज का थोड़ी है, द्वापर युग में जाओ, कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भेजा था किसको? त्राणावर्त को। त्राणावर्त नाम सुनते साथ ही एकदम भय सा लग रहा है ना, ताड़का, त्राणावर्त, ऐसे राक्षसी टाइप का नाम नहीं होना चाहिए। काम इनका राक्षसी ही है, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अंदर से भय ना आए उसके लिए ऐसा बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लो।
जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहां पर इन्होंने 64 नाम दिए थे, जिसमें इंडिया के लिए जो नाम आता है, देखिएगा ये पूरा लिस्ट है किसका, 64 नामों का, जिसमें आप पाते हो कि भारत ने क्या क्या नाम दिया था, अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु, ये सारे नाम इसने दिए थे। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, देखो ये दो अलग अलग कॉलम में दिख रहा है ना, 8 देशों के नाम दिए हैं, ऊपर में 4 नाम है, फिर नीचे में देखिए कॉलम 8 देशों के नाम है और नीचे में फिर से 4 नाम है। एक्चुअल में पूरा एक साथ जो है 8 8 64 नाम होता है। ये 2004 में जारी किया गया था। और यहां पर आप देखोगे थाईलैंड के द्वारा दिया गया जो नाम है आखिरी में अम्फान, आप देख रहे होगे ये जो अम्फान है, ये 64 नाम में से आखिरी जो चक्रवात जो आई थी वो अम्फान है। अब अम्फान के बारे में आपको नोट डाउन करके रखना है, अम्फान से रिलेटेड बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है, तो देखो अम्फान को यदि आप पढ़ते हो, कोई भी चक्रवात को आपको पढ़ना है ना, जब भी कोई चक्रवात आया तो आप इस तरीके से नोट्स बनाइएगा। पूरा चक्रवात क्या होता है ये तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब कौन कौन से चक्रवात आएंगे उसका आप नोट बनाइएगा कि चक्रवात अम्फान। तो चक्रवात अम्फान कहां आया था, तो ये आया था बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया था। पहला प्रश्न तो यही बनता है। देखो चक्रवात, मैंने बोला कि ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें यही क्वेश्चन बनता है, अम्फान कहां आया था, बंगाल की खाड़ी में। या पूछेगा किन किन राज्यों के समीप इसने क्या तबाही मचाई थी, तो भाई एक था क्या हमारा उड़ीसा और दूसरा था पश्चिम बंगाल, है ना, इन दोनों राज्यों में। तीसरा बिंदु, ये लगभग इसकी गति कितनी थी, तो 150 किलोमीटर पर आवर के इसका स्पीड था। ये जो तूफान है ना, ये तूफान बेसिकली यहीं पर अटैक करते हैं, यहीं पर नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में ये छोटा नागपुर का पठार, थोड़ा सा गंगा का मैदान की ओर, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन के क्षेत्र में, गोदावरी की जो घाटी है, इन क्षेत्रों में ये जो है तेज गति के साथ पवनों के साथ में वर्षा कराती है। तो हमको छत्तीसगढ़ के निवासियों को चक्रवात का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। हमको तेज गति की तूफान ये समझ में आती, तूफान हमको समझ में आता, चक्रवात नहीं मिलता हमको। तो ये चक्रवात जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखने मिला, ये अम्फान से संबंधित जानकारी। यही चीज आपको पूछा जाता है, अम्फान कहां आया था, कब आया था, कब आया था, पता करते रहिए कब आया था। लेकिन आप देखोगे अम्फान के बाद एक और तूफान आ चुका है जिसका नाम है निसर्ग। अब इस टेबल में ध्यान से, इस टेबल को देखो, आपको कहीं निसर्ग दिख रहा है क्या, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए निसर्ग को। नहीं, आपको निसर्ग नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, उसका कारण है क्योंकि 8 8 64 नाम जो मैं बोल रहा हूं 2004 में दिया गया था वो हो गया समाप्त। देखिए इन नामों के अलावा ये जो 64 नाम थे, इनके अलावा अब नया सूची आ चुका है। 28 अप्रैल 2020 को नया सूची जारी कर चुका है भारतीय मौसम विभाग ने। इसमें देखेंगे आप, इसमें पाएंगे कि जो 8 थे, 8 के अलावा 5 और नए देश इसमें जुड़ चुके हैं। वो 5 देशों ने भी अपने नाम को क्या है यहाँ पर दिया है। और अब के सीधे सीधे अब देखा जाएगा, आपको अभी लिस्ट में दिखलाता हूं, वहां पर आपको 13 × 13 मतलब कि क्या 169 नेम्स अब आ चुके हैं, जिसमें से पहला नाम उपयोग भी हो चुका है जिसका नाम है निसर्ग। यही निसर्ग मैं आपको पुराने लिस्ट में ढूंढने बोल रहा था। देखो तो अब यहां पर आप पाते हो, यहां पर देखते हो तो क्या पाते हो कि पहला नाम है बांग्लादेश, फिर इंडिया, ईरान। ये तो यहां पर ईरान नया नाम दिख रहा है। फिर उसके बाद मालदीव, म्यांमार, ओमान तो है, पाकिस्तान भी है, कतर नया नाम जुड़ा है, सऊदी अरेबिया नया नाम जुड़ा है, श्रीलंका, थाईलैंड था, यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है नया जुड़ा है, और यमन नया नाम जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 5 नए नाम हमको दिखे हैं। और एक बार अगर हम लोग चेक कर लें कि इंडिया ने क्या क्या नाम दिया, देखो बांग्लादेश ने जो पहला नाम दिया ना निसर्ग, है ना, एक तरफ आप देखोगे उसका नाम है, दूसरा है वहां पर क्या उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होना है, तो निसर्ग हो गया। फिर उसके बाद में ये अगला जो है, हम इंडिया की ओर अगर देखें तो इंडिया ने क्या क्या नाम दिया है, गति तेज, मुराशु, आग, और क्या देखने मिल रहा है हमको, व्योम, जोर, प्रोहाबो, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अमुद, जलधि, वेग, ये सारे नाम दिए गए हैं। ये सारे नाम जो है दिए गए हैं इंडिया के द्वारा, जो समय समय पर आते रहेंगे। अब जैसे हमने अम्फान के बारे में देखा, ऐसे ही निसर्ग भी तूफान आ चुका है, निसर्ग नाम का चक्रवात भी आ चुका है। तो निसर्ग कहां आया था दोस्तों, निसर्ग आया था कहां पर, मुंबई के क्षेत्र में आया था। निसर्ग यहां पर आया था, यहां पर आपका अम्फान आया हुआ था, निसर्ग यहां आया हुआ था, ये निसर्ग आया था। तो निसर्ग कहां आया था, अरब सागर में आया था। और 1984 के बाद में पहली बार एक ऐसा चक्रवात है जो मुंबई से क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसने महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था, महाराष्ट्र और गुजरात को इसने प्रभावित किया था। तो ऐसे आपको क्या करना है, चक्रवातों के बारे में जानना है। अच्छा, एक छोटा सा बात और समझ लीजिए, चूंकि
बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म होती है अरब सागर के कंपैरिजन में, साथ ही साथ पूर्वा जेट धाराओं का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहता है बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों ही कारणों के कारण से हमको ये प्रतीत होता है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनका प्रभाव भारत में ज्यादा होता है। और ये जो चक्रवात हैं ये ज्यादा विशालकाय भी होते हैं, ज्यादा तेज गति के भी होते हैं और वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, चक्रवात तो दोनों में उत्पन्न होती है लेकिन प्रभावित ज्यादा कौन करता है? बंगाल की खाड़ी वाला। अर्थात पूर्वी घाट चक्रवात से ज्यादा प्रभावित है और पश्चिमी घाट में देखें तो थोड़ा सा गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र बस प्रभावित होता है। इससे निसर्ग से पहले यहाँ पर वायु वगैरह हमने देखे थे। तो जितने भी चक्रवात आप भविष्य में देखने वाले हैं, आप इस कॉपी में कुछ पेजेस छोड़ दीजिए और वहां पर बिल्कुल केवल और केवल ये चक्रवात, यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, और उसके पश्चात में किस राज्य को इसने प्रभावित किया। इतना ही काम अगर आप करते जाएं तो आपका एक परफेक्ट नोट्स बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 169 जो अगर मैं आपको नाम अभी दिखला रहा हूं सामने जो आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जरूरत नहीं याद करने का दोस्तों। कतई मत सोचना 169 आपको याद करना, नहीं, कब कब कौन सा आ रहा है बस आप उसको देखते चले जाइए और उम्मीद करता हूं कि इन 169 में से कम आपको याद करना पड़े, अर्थात जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भयंकर जानकारी लेने के लिए सब पढ़ रहे हो, हाँ थोड़ा जानकारी लेना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, वो अलग चीज है, लेकिन उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य है नौकरी पाना। जितना जल्दी नौकरी पाओगे 169 में से उतना कम याद करना पड़ेगा। निसर्ग याद करना पड़ चुका है, जल्दी कीजिए, कम से कम चीजों को याद करके आपको नौकरी पा लेना है, ये आप टारगेट बना लीजिए। फिर इस साल नहीं हुआ, अगले साल, तो ये लिस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर कॉपी में नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जैसे एग्जाम होता है आप लोग पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम्स क्लियर करते जाएं और ऐसे ही डीप स्टडी करते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते रहेंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और भी आपके मन में अगर कोई इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं या आपको लगता है कि आप ये सब नोट्स अगर कुछ बना के रखे हैं, एक नोट्स मेरे पास आया था, चक्रवात में पढ़ाने वाला हूं मैंने जैसे ही कहा था, तो कल रात को ही मेरे पास एक नोट्स आया व्हाट्सएप में कि सर मैं चक्रवात को इस तरीके से पढ़ रहा था, चक्रवात का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूज़पेपर में जैसे ही अम्फान के बारे में लिखा था, निसर्ग के बारे में लिखा, मैंने बनाया था। बिल्कुल वही काम आपको करना है दोस्त। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है जो भी आपने भेजा था, तो आप क्या करें, इस तरीके से नोट्स बनाएं और बाकी लोग भी मुझे अगर ऐसा कुछ शेयर करना है शेयर कीजिए। वहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स में, जैसे मैंने बताया था कुछ बातें हैं जो बिल्कुल जरूरत नहीं है उन चीजों को मेंशन करने की, तो नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और चेक कराने के लिए मुझे भेजते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आप बनाते रहें और आपको अगर लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।